नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइफ की इस जर्नी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबसे ये शेयर करूंगा जब मेरे पूरे 22 साल की सबसे दर्दनाक समय रहा होगा। जब मेरे लाइफ की इन 22 सालों की ज़िंदगी में जब मुझे सबसे दर्दनाक समय महसूस हुआ, उस समय को मैं शेयर करने वाला हूँ। आखिर क्या हुआ था उस समय मेरे साथ, दोस्तों मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टोरी को शुरू करूँगा और वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। दोस्तों, मैंने जिसे अपनी लाइफ की हर वो हिस्सा माना था, अपना प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ मान के चल रहा था, मेरे लाइफ का सहारा था वो थी मेरी माँ। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मेरी माँ, जो कि मुझे छोड़ के अब इस दुनिया से चली गई है। वो समय था 17 सितंबर 2020, जब मेरी माँ मुझे और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। तो चलिए दोस्तों, आगे की स्टोरी मैं इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ कि आखिर मेरे माँ के साथ क्या हुआ था, मेरी माँ कैसे इस दुनिया से चली गई, उनके साथ क्या घटना घटी जो मेरे साथ छोड़ के इस दुनिया से चली गई। तो दोस्तों चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। हम स्टोरी को वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ हमने पिछली वीडियो में छोड़ा है। आगे की स्टोरी मेरे साथ क्या हुआ था, उन बातों को मैंने पहले के 2 वीडियो में बता चुका हूँ, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो अगर आप लोग पूरी स्टोरी को नहीं सुनेंगे तो शायद आप लोगों को क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि आखिर इस बंदे के साथ क्या हुआ था, आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। तो दोस्तों जाके वो वीडियो जरूर से देख लेना। और चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आगे की जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। 16 सितंबर को माँ मासी के घर गई हुई थी। माँ को कुछ जरूरी काम था, इसलिए मासी के घर गई हुई थी। तो मैंने माँ को बोला हुआ था कि माँ जल्दी से आना, वहाँ ज़्यादा दिन रुकना मत, क्योंकि मैं घर में अकेला था। अकेले रहने में थोड़ा दिक्कत होता है, खाना बनाना, खाना खाना और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो घर में अकेले करने से थोड़ा सा तकलीफ होता है। इसलिए मैंने माँ को बोल रखा था कि जल्दी लौटना 1-2 दिन रह के। तो माँ 16 सितंबर को वहाँ गई हुई थी और माँ 17 सितंबर को वापस घर आ रही थी मौसा के साथ। बाइक से आ रहे थे वो लोग, और क्या पता था कि वही दिन आखिरी दिन होगा माँ के लिए। माँ और मौसा बाइक से आ रहे थे। लगभग आधा से ज्यादा सफर उन लोगों ने पार कर लिया था। जैसे हमारे घर से 10-12 किलोमीटर दूर मेन रोड था, वहाँ पे मौसा का बाइक एक बैल से टकरा जाता है और मौसा और माँ दोनों गिर जाते हैं। दोस्तों ये बातें जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन मौसा जिस तरीके से मुझे बताया था मैं वही बात आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मौसा ने बताया कि हम लोग आ रहे थे, अचानक एक बैल आके हमारी गाड़ी में टकरा जाता है, उसके बाद हम दोनों गिर जाते हैं। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखना, जब लेडीज बाइक से गिरती है तो हमेशा वो पीछे साइड गिरती है। तो मौसा ने बताया कि जब हम लोग गिर गए तब मेरे माँ को सर के पीछे साइड, जो सर के पीछे का हिस्सा होता है, जो हम लोग जिसे माइंड मेमोरी कहते हैं, वो हिस्सा पूरी तरह से गया था। तो मौसा जैसे गिरा, वो उठ के सीधे माँ को उठाने गया तो देखा कि सर से डा रहे हैं। तो मौसा ज्यादा सीरियस नहीं हुआ था। मौसा माँ को आवाज लगाया, लेकिन माँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तब मौसा काफी घबरा गया था। तब मौसा तुरंत उस भैया को फोन लगाया था जो हमारे घर के बगल में रहते हैं। तुम्हारे माँ और मौसा आ रहे थे, उन लोग हो गया है, तुम्हें जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे पास साइकिल था, बाइक भी नहीं था। तो मैंने उसी भैया को बोला, उसके पास बाइक भी था, तो उसने तुरंत बाइक निकाला और हम दोनों उस जगह पर पहुंचे। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मैंने देखा माँ लेटी हुई है। मैंने बाइक से उतरते ही सीधे दौड़ के माँ के पास गया, माँ को जाके आवाज लगाया, लेकिन माँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने एक हाथ सर में रखा और दूसरा हाथ माँ के हाथों में पकड़ा। वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी ने एम्बुलेंस को पहले से ही कॉल कर दिया था। तो हम लोगों के पहुँचते ही 2-3 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुँच गई। एम्बुलेंस में हम लोग माँ को उठाया। उसके बाद वहाँ से सीधे हम लोग नज़दीक के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कराने लेके गए। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, पट्टी वगैरह दिया, और उसके बाद उन लोगों को लगा कि शायद सीरियस मैटर है, वो लोग नहीं संभाल सकते, इसीलिए उन लोगों ने रेफर कर दिया जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। तो वहाँ से लगभग जहाँ नज़दीक की अस्पताल है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो एम्बुलेंस भैया को मैंने बोला, भैया थोड़ा स्पीड चलो, लेकिन ध्यान से चलना, सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब कि बहुत इमरजेंसी था। माँ आवाज़ भी नहीं दे रही थी। यहाँ से नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाते वक्त तो माँ का होश भी नहीं था, लेकिन वहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा सा होश आया था। मैंने वो नज़दीक के हॉस्पिटल से जब बाहर निकला, उसके बाद वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, मैं बगल में सीट में बैठा हुआ था। तो मेरा एक हाथ माँ के सर में था और माँ का सर मेरे गोदी में था। एक हाथ को माँ ने
दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी और आंखों से आंसू आ रहे थे। आप लोग खुद सोचो उस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा होगा, कैसा दर्द हो रहा होगा जब मेरे हाथों को माँ दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुंह से कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। मैं काफी बार बात करने की कोशिश किया लेकिन मुझे लगा शायद अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है माँ को, इसीलिए मैं भी चुप था। लेकिन माँ रो रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही है। उस सिचुएशन ने मुझे बहुत कुछ सिखा के चला गया कि जिंदगी में तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद माँ की आंसुओं में वही एहसास थे जो मुझे बता रहे थे कि तुम्हें अब अकेला रहना है, तुम्हें सबके साथ लड़ना है, जिंदगी से लड़ना है, तुम्हारी खुद की लाइफ से लड़ना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, कभी हार नहीं माननी। शायद वही आंसू मुझे बता के चली गई, अब तुम्हें जिंदगी में सबसे अकेले लड़ना है, तुम्हारी लाइफ से, इस दुनिया से, इस दुनिया वालों से, क्योंकि ये दुनिया मतलबी है, कोई किसी का साथ नहीं देता। शायद माँ की उन्हीं आंसुओं में वो सब बातें छुपी हुई थी जो मुझे सिखा कर चली गई। धीरे धीरे वक्त बीता और हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल से जहां रेफर किया था वो हॉस्पिटल हम लोग पहुंच गए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर हम लोग पहुंचे। उसके बाद एडमिट कराने के लिए जैसे स्ट्रेचर नीचे उतारा, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी कोरोना पेशेंट अंदर है। उस वक्त कोरोना चल रहा था तो एडमिट करने के बजाय हमें बाहर ही रुका दिया। तब एक प्राइवेट डॉक्टर वहाँ पे आया और हम लोगों से कहा कि मेरा हॉस्पिटल नज़दीकी है, तुम लोग अभी वहाँ चलो, यहाँ पे कोरोना का पेशेंट आया हुआ है तो आप लोग वहाँ पे चलो, हम वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। तो उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आया। मेरे साथ वो भैया भी थे जो मेरे साथ घर से आए हुए थे। तो भैया बोला कि चलो ठीक है, प्राइवेट है लेकिन अभी एडमिट की ज़रूरत है, अभी इसका इलाज की ज़रूरत है, चलो हम लोग वहीं चलते हैं। तो हम लोग उनके हॉस्पिटल गए। उस हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन वहाँ पे गए तो उन लोगों ने सलाइन वगैरह दिया। वो लोग जो सरकारी पट्टी दिया हुआ था, जो नज़दीक की हॉस्पिटल में पट्टी दिया हुआ था, उस पट्टी को निकाला, वो अपने तरीके से बैंडेज किया लेकिन वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तबीयत फिर भी लो डाउन हो रहा था। जब मशीन से चेक किया तो सब कुछ डाउन हो रहे थे। तो उन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि अब हमसे नहीं होगा, आप लोग कहीं और लेके जाइए। तो हम लोग वहाँ से निकले। उसके बाद वापस से वही हॉस्पिटल गए। वापस से जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बाहर में रुकवा दिया। स्ट्रेचर पर माँ लेटी हुई थी और मेरे हाथ को तब भी पकड़ी हुई थी। मैं भी खड़ा था माँ के साथ। वहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट तक रुका। उसके बाद माँ ने मेरे हाथ को छोड़ दिया। तो पता नहीं उस वक्त ऐसा महसूस हुआ ना, ऐसा दर्द हुआ, उस वक्त की फीलिंग मैं कैसे बताऊं, वो शब्दों से मैं बयां नहीं कर सकता। सो प्लीज आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस वक्त। जैसे रूह होती है ना, वो जैसे बाहर आ गई, वैसा फील हो रहा था। तब मैं आखिरी बार माँ को पकड़ के रोया था, माँ के सीने में सर रख कर आखिरी बार रोया था, बहुत ज्यादा रोया था। उस दिन का तकलीफ मैं आज भी नहीं भूला हूँ और आगे भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वही वक्त था जब मुझे जिंदगी के बारे में सिखा के गई, जो मेरी लाइफ की सबसे मजबूत छड़ी थी, जो मेरे साथ हर कदम में खड़ी थी, हर सिचुएशन में साथ दिया, हर प्रॉब्लम में जो मुझे चाहिए था वो ला कर देती थी। वो माँ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मैं कभी नहीं भूल सकता उन दिनों को, जब मैं माँ के सीने में सर रख के रो रहा था तो भैया ने मुझे उठाया। उसके बाद तब मौसी को फोन किया, वहाँ से मामू घर से भी मामू लोग गए थे और जो नजदीक के मौसी है, चास में रहती है, उनको भी बुलाई। उस एम्बुलेंस वाले से बात किया। उसके बाद घर आने की तैयारी की। मैं तो एकदम से जैसे कुछ है ही नहीं मेरे अंदर, सब कुछ खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, आगे मैं पता नहीं क्या कुछ कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो उस वक्त मौसी का एक लड़का है, मेजला लड़का, वो मेरे साथ था, तसल्ली दे रहा था, बहुत कुछ ऐसे बातें बोल रहा था जिससे मैं उस सिचुएशन में ज्यादा ना घुसूं, ऐसी बातें कर रहा था। वो अच्छा बातें कर रहा था, लेकिन उस वक्त आप ही सोचो कि उस वक्त कोई बाहर निकल सकता है क्या उस सिचुएशन से? अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स रहे जो तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी भरोसा, तुम्हारी लाइफ की कोच और हर वो चीज जो ला कर देती है वो माँ होती है, अगर वही माँ हमें छोड़ के चली जाती है तो कैसा लगता है? तो उनके कुछ भी कहने से मैं तो भूल नहीं पा रहा था। आंखों से तो आंसू आना बंद हो गया, लेकिन अंदर की तकलीफ कौन रोक सकता है? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। तो वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस में बैठे। तो उस वक्त एम्बुलेंस वाले से बात किया, वो मौसी का लड़का, वो सब, उनसे पेमेंट की बात हुई। जो एम्बुलेंस हमें घर तक छोड़ेगा वो एम्बुलेंस बोला कि वहाँ तक जाएंगे लेकिन इतना पैसा लगेगा, क्योंकि उस हॉस्पिटल तक पहुँचाने का उन लोगों का ड्यूटी है। उसके बाद घर कैसे आओगे उन लोग नहीं रिस्क लेता है। उसके बाद मुझे भैया को, जो मौसी का लड़का है, वो बैठने के लिए बोला। माँ को भी चढ़ाया और हम लोग आ रहे थे। मैं आते वक्त भी माँ के हाथों को पकड़ के रखा था, लेकिन पूरा रास्ता मेरा दिल बहुत जोर जोर से रो रहा था, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे
पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। वहाँ से कुछ दूरी आके चास में रुके हम लोग, एम्बुलेंस भी रुका और उधर से मौसी निकल कर रास्ते में आके खड़ा हुई थी। मौसी भी एम्बुलेंस में चढ़ी। उसके बाद एक मौसी का लड़का भी चढ़ा मेरे साथ। मौसी चढ़कर मुझे अपने पास बिठाया। मैं हाथ पकड़ के रखा था तो मौसी ने मेरा हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन मैं तब रो दिया और हाथ पकड़ के रखा। उसके बाद मौसी और मौसी का एक लड़का, भैया और मैं एम्बुलेंस में था और फिर एम्बुलेंस के बोला कि अब चलो। मौसी का एक लड़का और मामू स्कूटी से आ रहे थे, हम लोग एम्बुलेंस में आ रहे थे। तो हम लोग हॉस्पिटल से लगभग 9:30 बजे निकले थे, तो हम लोग लगभग 12:30 बजे घर पहुंच गए। उसके बाद एम्बुलेंस से मामी को उतारा और आंगन में जो सबके आंगन में एक भगवान का मूर्ति होता है, जो तुलसी पीढ़ा बोलते हैं उसको हम, तो वहाँ पे जाके मम्मी को रखा। उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था उस वक्त, तो मौसी मुझे संभाल लिया और उसके बाद जो भी क्रियाक्रम किया जाता है वो उन सब की बातें कर रहे थे लोग कि अब चलो लेके जाना है नदी, ऐसा जो भी काम है, लकड़ी वगैरह जुगाड़ कर रहे थे लोग। तो मैं तो एकदम से जैसे खत्म हो गया था, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। मैं कुछ भी करने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो हौसला थे, क्योंकि माँ ने मुझे इतने दिन से जो अकेले पाली थी ना, वो उस वक्त मुझे बहुत कुछ सिखा के रखी थी कि बेटा अगर कभी मैं ना रहूं तो ऐसे सिचुएशन में तुम ऐसे रहना, ऐसे तुम्हें दुनिया से अपनी जिंदगी से लड़ना होगा। ये सब कुछ सिखा कर गई। तो उस वक्त सब लोग रो रहे थे और कुछ ही देर बाद वहाँ से लगभग समय था उस वक्त समय था रात के 1:30 बज रहे थे। उस दिन बारिश आना शुरू हो गया। मामू घर को इन्फॉर्म कर दिया था, तो मामू घर के लोग गाड़ी रिजर्व करके मामू घर में जितने भी लोग थे वो सब आ रहे थे, क्योंकि माँ मामू घर में सबसे बड़ी थी, उनके भाई बहनों से सबसे बड़ी थी। तो मामू घर के सब लोग आ रहे थे, जितने भी माँ के रिश्तेदार थे सब लोग आ रहे थे देखने के लिए। तो रात के 1:30 बज रहे थे। उसी वक्त मामू घर के सभी लोग निकल चुके थे। तो रास्ते में उन लोगों को बारिश मिल गया और इधर माँ को भी आंगन में लेटा कर रखे थे, तो मैं भी माँ के पास था। बारिश जब ज्यादा आने लगी तो सब लोग धीरे धीरे, जितने भी लोग आए थे इकट्ठा हुए थे, रो रहे थे। तो उस दिन मैंने एक बात सीखी। उस वक्त जब बारिश तेज हो गई, उस वक्त कोई नहीं रुका। जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे सब लोग अपने अपने घर में जाके सोने लगे। पता नहीं वो लोग अब सो रहे थे या फिर जग रहे थे, लेकिन माँ के पास कोई नहीं थी। माँ अकेली पड़ी हुई थी आंगन में और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने उस दिन बहुत कुछ सीखा कि लोग बस मतलबी होते हैं। जब तक कि उन लोगों का कोई अपना काम ना पड़ जाए तब तक कोई साथ नहीं देता। मैंने उस दिन बहुत कुछ देखा और सीखा कि आखिर अगर काम आता है तो सिर्फ आपने। बस उस वक्त मामू, मासी, मैं और मासी का लड़का, वही सब थे वहाँ पे। बाकी सब लोग, जब बारिश तेज हो गई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे बारिश होने के बाद बारिश थोड़ा सा कम हुआ, तो घर के जो अंकल लोग हैं, भैया लोग हैं, वो सब निकले। उसके बाद सब लोग लकड़ी की जुगाड़ कर रहे थे। जैसे कि हम लोग को नदी जाके अंतिम संस्कार किया जाता है तो उनके लिए लकड़ी चाहिए। तो मैंने बोला भैया लोगों से कि भैया बाड़ी में हम लोगों का लकड़ी है, वो लकड़ी कम हो जाएगा, तो आप लोगों के अगर घर के अंदर है तो आप लोग थोड़ा लकड़ी निकाल के दो। लेकिन उस वक्त कोई लकड़ी भी नहीं दिया। तब मुझे ऐसा लगा कि यार इन लोगों से कहना भी नहीं चाहिए था। और जब उन लोगों से कहा तो वो लोग बोले कि अभी लकड़ी है नहीं हम लोगों के घर में, अंदर है तो बहुत सामान रखा हुआ है, ऐसा वगैरह बहुत कुछ बातें बनाने लगे। तब मैं अपने घर में घुसा, जहाँ जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ पे एक घर बनाने के लिए लकड़ी चढ़ा के रखे थे ऊपर में, जैसे रौला बाता ये सब होता है ना, और 3 दरवाजे के लिए लकड़ी काट के रखे थे। मैंने गुस्से में आके, और मेरे अंदर उस वक्त गुस्सा और तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो मैं अंदर घुसा और उन सारे लकड़ियों को मैंने बाहर निकाल दिया और सबसे कह दिया कि किसी को लकड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे माँ के लिए ये सब काफ़ी है, इसी से हो जाएगा। मैंने घर के सारे लकड़ी निकाल दिए। तो उस वक्त सब लोगों ने मिलकर लकड़ी को नदी पहुँचाया। उसके बाद लगभग सुबह के 5-5:30 बज गए थे। तो उस वक्त सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद जब माँ को ले जाने का समय आया तो उस वक्त मैं बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। ऐसा लग रहा था लोगों को जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे अंदर जो दर्द था वो किसको दिखता, मेरे अंदर जो तकलीफें था, जो दर्द था वो किसको दिखता, वो किसी को नहीं दिखता है। बस मैंने उस दिन जो सीखी थी उससे मैंने पूरी दुनिया को आज तक मैं अपने चेहरे का मुस्कान ही दिखाता आ रहा हूँ। बस मैं अपने हौसलों के साथ उस दिन काम करता गया। सुबह हो गए 6-6:30 बज गया। उसके बाद घर से खटिया निकाला, माँ को उस खटिया पे रखा और घर के जो बाकी लोग थे, अपना जो अंकल का दीदी सब है, वो लोग तो काफ़ी रो रही थी। मतलब कि उन लोगों का तबीयत एकदम से जैसे खराब हो गया है, वैसा बहुत ज़्यादा रो दिया था। क्योंकि माँ से बहुत प्यार करती थी। जो अंकल के छोटी बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे माँ ने गोद भी लिया था बचपन में। अपना बेटी मान के जो गोद लेते हैं ना, वैसे गोद भी लिया था।
तो वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो किसी तरह से वहाँ से हम लोग जो भी नेक नियम होता है वो नेक नियम सारा कंप्लीट किया। उसके बाद उन्हें लेकर नदी गए। फिर नदी में जो नेक नियम किया जाता है वो सब किया। पिताजी जब इस दुनिया से गए थे तो उस वक्त पिताजी का सारा क्रियाक्रम अंकल के लड़का भैया जो है बड़ा भैया वही किए थे। लेकिन जब माँ का देहांत हुआ तब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इस क्रियाक्रम को मैंने अपने हाथों से किया सब कुछ। तो जब अंतिम बार मैंने माँ को देखा, वो चेहरा आज भी मेरे अंदर है, मेरे मन में मेरे साथ खड़ी है, मेरे हर काम में वो साथ देती है। आज भी मेरे साथ वो लम्हे वो पल आज भी जिंदा है। उस दिन के बाद मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो लोग मेरे साथ नहीं है। मैं सोचता हूँ एक हाथ मेरा माँ है तो दूसरा हाथ मेरे पिताजी, मेरा एक आंख माँ है तो दूसरी आंख पिताजी है, मेरा एक पैर माँ है तो दूसरा पैर पिताजी। ऐसा सोच के बस आगे बढ़ता गया। मैं जिंदगी में बहुत बार गिरा, लेकिन गिरने के बाद फिर से खड़ा हुआ और कुछ सीख के खड़ा हुआ, और उसी सीख से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, उस दिन नदी में जो भी नेक नियम हुआ, क्रियाक्रम किए, सभी क्रियाक्रम हुआ। उसके बाद 3 से 3.5 घंटे तक आग जलता रहा। वो आग भी समाप्त हुआ और मेरे अंदर आग जलना शुरू हो गया। उस दिन सुबह हम लोग 6 साढ़े 6 बजे गए थे, तो 10:30 11 बजे वहाँ से लौटे। उसके बाद हम लोग बाकी सारा जो काम होता है वो सब करने लगे। जैसे 3 दिन बाद एक तेलखोर का नियम होता है, कांड छपवाना है, बाकी जो चीज़ें हैं काम, जैसे कि घाट करना, श्राद्ध देना, वह सब के दिन फिक्स किए। जब तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद जो कार्ड छपवाने दिया था, जो आमंत्रण पत्र होता है वो छपवाने दिया था, तो वो छप के रेडी हो गया था। तो उसे एक भैया लेके आ गए। उन आमंत्रण पत्र को एक भैया लेकर आए घर। उसके बाद सभी भैया को एक जगह बुलाए, मीटिंग किया कि कौन किधर जाएगा आमंत्रण देने। तो सब लोग अपना अपना हिस्सा चुन लिया, मुझे कहीं जाने नहीं दिया। सबको अपना अपना कार्ड दे दिया, जो अपना अपना हिस्सा लिया था उस सबको दे दिया। तो कार्ड वगैरह सब कुछ सभी रिश्तेदारों को भेज दिया। उसके बाद माँ का कार्यक्रम भी जैसे पिताजी का कार्यक्रम 7 दिन में कंप्लीट किया था, तो माँ का भी 7 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो सब कुछ 7 दिनों में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मामू घर के लोगों ने फिर से मुझे वही सिचुएशन दोहराने के लिए कह रहे थे कि जैसे पिताजी गुजरे थे तो उस वक्त मामू घर के लोग मुझे और माँ को मामू घर लेके गए थे। तो इस बार भी वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, चलो हम लोगों के साथ हमारे घर में रहना। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा और उन्हें भी कहा कि अगर आज मैं आप लोगों के साथ चला जाऊंगा तो कभी मैं इस जगह पे आके कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि तब क्या करोगे, अकेले रह पाओगे यहाँ? मैंने कहा अकेले तो नहीं रह पाऊंगा अभी कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं रह लूंगा। इतना तो सांस, इतना हौसला है मेरे अंदर, मैं कभी वो हौसला खोऊंगा नहीं। मेरे अंदर से वो हौसला कभी खत्म नहीं होगा। मुझे पिताजी का तो पता नहीं, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन माँ ने जितना कुछ सिखा के गई है, जितना हौसला दिया है, जितना प्यार दिया है, जितना सांस दिया है, दुनिया के साथ लड़ने के लिए काफी है मेरा। तो मैंने कहा मैं कुछ दिनों के लिए अंकल के साथ रहूंगा, उसके बाद मैं अकेला ही रह लूंगा। तब ऐसा ही हुआ। मैं 2020 में वहाँ से निकले, तो उसी महीने में मैं अंकल लोग के साथ उनके घर आए, जहाँ हम लोग पहले रहा करते थे। जब पिताजी हमारे साथ थे तब हम लोग जहाँ रहते थे, मैं फिर से वही जगह वापस आया अंकल लोग के साथ रहने के लिए। इनके साथ लगभग 1.5 साल तक रहा और 1 से 1.5 साल तक रहा। उसके बाद मैं अपना एक घर बनाने का सोचा। 2022 में मैं जनवरी के शुरुआत में मैंने अपना एक घर बनाने का सोचा। तब मैंने अपना एक घर स्टार्ट किया।